क्या हुआ भाई? उदास क्यों बैठे हो? क्या इस बार फिर ठोकर लग गई? अरे हाँ भाई साहब, इस बार भी प्रमोशन के चांस पूरे थे। प्रमोशन हमें ना मिली, गुप्ता जी को मिल गई। पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के आए हैं। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये एक एपिसोड नहीं है, ये जीवन की हकीकत है और हर कोई इससे दो चार हो रहा है। सुनिए ना भाई साहब, हमें तो ये पावर वावर का गेम समझ नहीं आता। ये गेम ऑफ पावर आखिर है क्या? हर बार हमें ही बलि का बकरा बनाया जाता है। गेम ऑफ पावर आखिर है क्या? बताइए ना भाई साहब। गेम ऑफ पावर एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुटला सकता, और इस गेम ऑफ पावर की मौजूदगी हमारी जिंदगी में एक वाइटल रोल प्ले करती है। ये हमारी लाइफ में इस तरीके से रिवॉल्व हो रही है जैसे सूर्य के आसपास ग्रह। हर कोई इसका विक्टिम बना हुआ है। गेम ऑफ पावर जो लोग समझते हैं, ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। लगता है कि उनका कुछ एफर्ट ही नहीं लग रहा। सक्सेस के बाद सक्सेस उनको मिलती चली जा रही है और उनको देखने वाले मन मसोस के रह जाते हैं कि ना जाने क्या कर रहे हैं ये। कर वो कुछ नहीं रहे होते। वो गेम ऑफ पावर बहुत संजीदगी से खेल रहे होते हैं, और गेम ऑफ पावर जो लोग खेल रहे होते हैं उन लोगों से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के माहौल में उन लोगों का एक अलग रुतबा होता है, शान शौकत होती है, और वे लोग भी खूब अच्छी तरह से समझते हैं कि किस परिणाम स्वरूप उनके साथ ये वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है गेम ऑफ पावर हमेशा सक्सेसफुल लोग ही खेल रहे हैं, फेलियर्स भी खेल रहे हैं। हम जिंदगी में पल पल, हर पल अपने स्टेटस के अनुरूप किसी ना किसी के साथ ये गेम ऑफ पावर खेल ही रहे हैं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, नकार नहीं पाएगा इस बात को कि ये जो पावर है ये हमारी कामयाबी के रास्ते का एक ऐसा मील का पत्थर बन चुकी है जिसको हमें हर हालत में लांघना ही पड़ेगा। इसको लांघे बगैर हम जिंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकते। और पावरफुल कामयाब बनने के लिए हर कोई किसी ना किसी तिगड़म में बिजी है, और आप भी कामयाब होने के लिए ना जाने अब तक कितनी ही किताबें पढ़ चुके हैं, कितने ही पॉडकास्ट सुन चुके हैं, और ना जाने अनगिनत
यूट्यूब वीडियोस भी देख चुके हैं, पर क्या हुआ? कामयाब हुए? नहीं। कामयाबी तो आज भी आपसे उतनी ही दूर है जितनी आपके घर से माउंट एवरेस्ट की चोटी। आप तो आज भी जस के तस ही हैं। आज भी आप भुगतान करते हैं अपनी वीकनेस का, अपने आप को फॉर ग्रांटेड एक्सेप्ट करने का। जैसे ऑफिस में आपने बेहद मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया और आपको पूरा विश्वास था कि आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जब वो प्रमोशन का वक्त आया तो आपको पता चला कि आपकी जगह किसी और व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया गया है। वे व्यक्ति विशेष आपके हाथों से प्रमोशन आपकी ऐसे छीन जाता है जैसे आपके हाथ से कौवा केला, और आप सिर्फ मन महसूस कर रह जाते हैं। भारी मन से अपने बारे में एक विचार उत्पन्न करते हैं, भाई किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं? या किसी प्रोजेक्ट में भरपूर तन मन, पूरी मेहनत मशक्कत से उस प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट किया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। जब उसकी क्रेडिट लेने देने की बारी आई तो आपके दिल को फिर ठेस लगी, क्योंकि आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का क्रेडिट आपका अपना चहेता बॉस अपने अकाउंट में ले गया। ऑफिस ही नहीं, कोई भी सोशल गैदरिंग हो, कैसा भी मौका हो, उसमें भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, बख्शा नहीं जाता। आपकी अवहेलना, लताड़बाजी खूब चस्के ले लेकर की जाती है, क्योंकि कुछ लोग बाज आते ही नहीं अपनी आदतों से। वे मौका ही ढूंढ रहे होते हैं अपने मजे लेने के लिए, और उस वक्त भी आप कुछ नहीं कर पाते सिवाय अपने को कोसने के। या कहें टीम के सिलेक्शन के वक्त भी आपसे कम तजुर्बेकार एक ऐसे खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और उस खिलाड़ी का सिलेक्शन करके आपको बड़ी बेदर्दी के साथ दरकिनार कर दिया जाता है, और आप अपने को बुरा भला कह, अपने को भाग्यहीन कह, अपनी शिकस्त के खून के आंसू रो के रह जाते हैं। हकीकत तो यह है
कि बचपन से बड़े होने तक ऐसा लगने लगता है कि आपको कभी डिजर्विंग क्रेडिट नहीं मिले, कभी आपको आपकी ड्यू सक्सेस नहीं मिली, मिली तो उस प्रपोर्शनेट में नहीं मिली जिसमें आप डिजर्व करते थे। हमेशा यही लगा जिंदगी भर कि दूसरा आपको समझ नहीं पाया, कहीं ना कहीं कमी छुड़वा ही दी जाती है आपके एंड पर। दूसरा हमेशा ही आपकी जिंदगी में मौजूद रहता है, आपको हर हालात में पछाड़ देने के लिए। आप कोसते हैं, बुरा भला अपने को कहते हैं, अपनी शिकस्त कबूल करते हुए बस मन मसवस कर ही रह जाते हैं किसी कोने में। यह भी देखा जाता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की चाह की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं पावर की मौजूदगी निहायत लाजमी है। प्रश्न आता है, मन जवाब चाहता है, इधर उधर ढूंढा करता है कि आखिर किस तरह के लोग पावरफुल बनते हैं, किस तरह आम लोगों पर नेतागिरी करते हैं, किस तरह की सोच पावरफुल लोग रखते हैं, किस तरह सदा सदा पावरफुल बना रहा जा सकता है, किस तरह गेम ऑफ पावर में महारत हासिल की जा सकती है और उसमें पावर का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं यह सीखा जा सकता है। क्योंकि बड़ा दिल दुखता है जब अपने आसपास के माहौल में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत है, सम्मान है, जो वो चाहते हैं उनको जिंदगी में मिल जाता है। खैर, कोई किसी भी मुकाम पर हो, ऊपर हो या नीचे हो, हर हाल में कोई भी अपनी पावर को घटाना नहीं चाहता। हरदम पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल होना चाहता है। सभी सशक्त होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको लोगों का सम्मान हासिल करना है, उनसे इज्जत लेनी है, तो आपको उनको अपने इख्तियार में, अपने काबू में करना होगा। उनका रुझान केवल अपनी ही ओर रखना होगा और उन्हें लगातार यह महसूस कराना होगा कि वे आपकी नेतागिरी में, आपकी रहनुमाई में खुद ब खुद आए हैं, ना कि कोई जोर जबरदस्ती से। इसीलिए कमजोर होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ कमजोर हैं और कुछ ताकतवर हैं।
लाचार, बेसहारा, बेबस, बेकस होने पर हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सब अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं। हमें बहुत भूख है पावर की, लेकिन मजा यह है कि हमारी पावर की भूख की भनक लोगों को नहीं लगनी चाहिए। यह हकीकत है कि पावर की भूख सभी को है, सभी की कोशिश चल रही है कि उसकी पावर की भूख की भनक दूसरे को ना लगे। खतरनाक है यह पावर की भूख। खुल्लम खुल्ला अपनी पावर के साथ मूव करना, उसका खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करना भी कम खतरनाक नहीं है। हमें हर हाल में फेयर और डिसेंट ही दिखना चाहिए। लाजमी है हमें उत्तम, उम्दा और अनुकूल दिखना, सटल और डेमोक्रेटिक ही दिखें हम हमेशा। एक और वाक्य हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग जो गेम ऑफ पावर बखूबी खेल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत माहिर हैं खेलने में, अक्सर अपनी सारी की सारी पावर सिर्फ एक गलती की वजह से खो बैठते हैं, अपने को उस मुकाम पर बरकरार नहीं रख पाते हैं। या हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ही हैं जो इस खेल में जरूरत से अधिक आगे चले जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो जरूरत के मुताबिक भी इसमें आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग ही सही कदम उठाते हैं और बरकरार रखते हैं अपने आप को। तो क्या है ये गेम ऑफ पावर? किस प्रकार सीखा जा सकता है ताकि इसे तल्लीनता से खेला जा सके और पावर को भी, सक्सेस को भी रिटेन किया जा सके? इसके लिए रिक्वायरमेंट है बस कुछ बेसिक स्किल्स की। दुनिया देखने का नजरिया, कुछ तरीकों में तब्दीली और अपने आसपास के माहौल और दुनिया के हमारे अपने प्रोस्पेक्टिव शिफ्ट ही बस बेसिक रिक्वायरमेंट है। खूब एफर्ट डालनी होगी इसमें, पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने के लिए, उसमें कुछ डिजायर चेंजेस लाने के लिए खूब एफर्ट डालनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत से लोगों के लिए गेम ऑफ पावर सीखना नेचुरल ना होगा। कपट, चालबाजी, नाटकबाजी, धोखेबाजी और ढोंग का तड़का बहुत काम आता है इस गेम ऑफ पावर में। इमोशंस पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर, अपने प्यार पर,
अपनी घृणा पर और भी इमोशंस पर हमें कंट्रोल सीखना होगा। तभी हम इस गेम ऑफ पावर को सीख पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो लीजिए, हाजिर है आपकी सेवा में रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर की एक अनूठी, बेहद ही दिलचस्प और मजेदार किताब। ये किताब ही नहीं, अपने आप में एक परफेक्ट गाइड है। ये किताब अपने आप में बीते 3000 सालों में घटा पावर का दिलचस्प और रोचक इतिहास का निचोड़ समोए हुए है। नीतिहीन, चालाकपन, निर्ममता और अनूठी शिक्षाओं से ओतप्रोत है ये 48 लॉज ऑफ पावर। बेहद सरल, सहज और सुगम तरीके से सिखाती है ये किताब कि आप कैसे धोखा दें, नाटक करें और ढोंग करें। समाहित कायदे कानूनों को समझकर उन्हें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना पावरफुल बनिए, कामयाब बनिए और अपनी पावर को, अपनी कामयाबी को, जिस शिखर को आपने प्राप्त किया है, वहां पर अपने आप को बरकरार रखना सीखिए। भाग्य को कोसना, अपने को निराश करना, अपने को किसी के मुकाबले 17-21 के खेल को, मन महसूस कर जीने की आदत को और कोने में बैठकर किस्मत को, अपने आप को भाग्यहीन कहना भूल जाइए और कामयाब, मजेदार और शक्ति से भरपूर अपनी ही मर्जी का जीवन जीने का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। यकीन मानिए, जैसे जैसे 48 लॉज ऑफ पावर आप जानते जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे, यही तो मेरे दिल में था, ऐसा ही तो मैं करना चाहता था, ये तो मैं जानता ही था, ऐसा ही तो मैं कहता भी हूं। यानी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही बात हो। जानेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे सच्चाई को तो आप कामयाब और भी पावरफुल होते जाएंगे। देर ना कीजिए, उठिए, जागिए। नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। बढ़कर उसका मुस्कुराहट के साथ स्वागत कीजिए। पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। हमेशा अपने से
सुपीरियर्स को कंफर्टेबली ये फील कराते रहें कि वे आपसे बेस्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और इम्प्रेस करने के लिए अपनी क्वालिटीज को, अपने टैलेंट को जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ठीक उल्टा होगा। वे आपके सुपीरियर फियरफुल और इनसिक्योर फील करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा टैलेंटेड बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की चाबी हर इंसान में इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। जब आप लोगों के सामने अपने क्वालिटीज का प्रदर्शन करते हैं, अपने टैलेंट का डिस्प्ले करते हैं, तो उनमें एनवी, इनसिक्योरिटी और जेलसी का सेंस जागने लगता है। ये नॉर्मल है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दूसरों की ओछी फीलिंग्स की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग अप्रोच अपनानी चाहिए। बॉस से बेस्ट दिखना या उससे ज्यादा इंप्रेसिव दिखना पावर हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की बेवकूफी तो बिल्कुल भी ना करें कि दुनिया लुई XIV और मेडिसी की युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अपने को राजाओं और रानियों की तरह ही देखते हैं। वे अपने पद पर अपने को सेफ महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि हो या वाणी की चतुरता और उसमें शालीनता और चार्म के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से हमेशा 21 दिखना चाहते हैं, श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चलें कि टैलेंट और मेरिट का डिस्प्ले करके आप अपने बॉस की गुडविल हासिल कर लेंगे। हो सकता है कि बॉस आपसे तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका पाते ही वे आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि इस नियम के 2 पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से कुलीन या ज्यादा शानदार दिखते हों। कुछ
बॉस दूसरों से ज्यादा अपने को अनसेफ महसूस करते हैं, हो सकता है कि अपने चार्म और क्वालिटीज की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने चार्म को कम ना करना चाहें तो कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस राक्षस से अपने आप को बचाना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने क्वालिटीज को, अपने मेरिट्स को, अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, ये कभी ना माने कि चूंकि बॉस आपको पसंद करता है, उसकी पसंदगी आपको अपनी मनमर्जी का हर काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। ऐसे कई फेवरेट कैरेक्टर या ऐसे मुंह चढ़े लोगों पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने ये मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नजरों में चढ़े रहेंगे, उनकी आंखों के तारे बने रहेंगे, लेकिन बॉस से ज्यादा चमकने के कारण वे उसकी नजरों से गिर गए। अपने बॉस से बेस्ट दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बॉस की चापलूसी करना चाहिए। बेहिचक फ्लैटरी कीजिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। सीधी सादी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं। सीधी सादी चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ साफ दिख जाती है। इसके अलावा ये दूसरे मुसाहिब, आपके कुलीग, कंपेनियंस को भी चुभ जाती है। इसकी बजाय इनडायरेक्ट या छिपावट वाली चापलूसी बहुत जोरदार होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके उलट प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। बेवकूफी का नाटक करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले, वही चीज कीजिए। हर बॉस को अपने ज्ञान का, अपने एक्सपीरियंस का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वे आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा रचनात्मक हैं, तो सबके सामने कबूल कीजिए और उन सब का क्रेडिट अपने बॉस को ही दीजिए। सबको क्लियर कीजिए कि ये
सलाह आपकी सलाह नहीं, दरअसल बॉस की सलाह की इको है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सामाजिक, ज्यादा सोशल और ज्यादा कंपैशनेट हैं तो आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल कभी नहीं बनना। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे माइट और लाइट का पुंज बना दें, उसे सेंटर ऑफ अटेंशन बना दें। इन सभी मामलों में अपने मेरिट्स को छिपाना वीकनेस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में आपको पावर हासिल होती है और यही आपकी चाह थी। जब आप बॉस से अपने से ज्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के विक्टिम नहीं बनते हैं। और ये उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे तो वे आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। यह तस्वीर हमेशा अपने जहन में रखें। आसमान में सितारे एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा ना डालें या उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसकी बजाय आसमान में खुद को हेजी बनाकर और सूर्य की रोशनी को मैक्सिमम बनाने के तरीके खोजें, अटमोस्ट बनाने के तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय पर अमल करें। अपने बॉस से ज्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो बेवकूफी ही नहीं बल्कि कष्ट पहुंचाने वाली भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सितारे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। बात लगभग 16वीं सदी की है। लुईस XIV का शासन था। लुईस XIV जो अपनी अहंकार, उदंडी स्वभाव और लालच के लिए बहुत मशहूर था। लुईस XIV के यहां मिस्टर निकोलस फुकेट उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे,
जो बेहद सज्जन पुरुष थे, मृदुभाषी थे, लुइस फोर्टिन के बहुत करीब थे, बहुत पसंद करते थे लुइस फोर्टिन निकोलस को। हम ऐसा कह सकते हैं कि निकोलस लुइस फोर्टिन के मुंह लगे थे, आंखों के तारे थे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर होने की वजह से लुइस फोर्टिन के हर राज के राजदार थे, खजाने को भरपूर रखा करते थे, उसकी इच्छाओं को पूरा किया करते थे, उसके हर प्रोजेक्ट में सक्सेस मिले इसकी भरपूर कोशिश किया करते थे। बहुत पसंद थे लुइस फोर्टिन को मिस्टर निकोलस फुकेट। (1661) लुइस फोर्टिन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जूल्स माजरीन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये अवसर एक सुअवसर लगता है निकोलस को कि अब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में लुइस फोर्टिन को पेश करना चाहिए। लेकिन इस पेशकश से पहले निकोलस फुकेट लुइस फोर्टिन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी का इंतजाम करते हैं। बहुत ही पोलाइटली वे निकोलस लुइस फोर्टिन को इनविटेशन देते हैं। लुइस फोर्टिन जो आप पार्टियों का बेहद शौकीन था, बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां लोगों को दिया करता था और बड़ा सुख मनाया करता था कि उसके लेवल की पार्टी कोई नहीं दे सकता। जिस दिन लुइस फोर्टिन ने निकोलस के इनविटेशन के हिसाब से पार्टी में प्रवेश किया, पार्टी की चकाचौंध देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उस पार्टी में देश विदेश से मंगाई हुई कई ऐसी चीजें थी जो लुइस फोर्टिन ने भी नहीं देखी थी। खूब एंजॉय किया लुइस फोर्टिन ने। निकोलस को लगा कि प्राइम मिनिस्टरशिप के रास्ते उसके लिए साफ हो गए हैं, क्योंकि लुइस खुश नजर आ रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं निकोलस की उस बेहतरीन पार्टी के लिए। जब निकोलस फुकेट ने लुइस फोर्टिन को विदा किया, धन्यवाद, तो लुइस फोर्टिन जब अपने रथ में बैठकर रास्ते में अपने राज्य की महल की तरफ आ रहे थे, तो उनके मन में एक बात चुप गई। उनको निकोलस फुकेट के प्रति आक्रोश और दुर्भावना का संस्कार जाग गया। रास्ते भर वो सोचते चले आए, और जितना वो सोचते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत माहिर समझते थे, हर क्षेत्र में निकोलस फुकेट की पार्टी के आगे उनको अपनी भूतकाल में दी गई सब पार्टियां फीकी लगी और आलीशान शानदार पार्टी उनके दिलो दिमाग पर छा गई। स्टेटस का बहुत फर्क था। वे राजा थे और निकोलस फुकेट लाख उनकी आंखों का तारा हो, लेकिन था तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर ही। रात भर सोचते रहे लुइस फोर्टिन। सुबह हुई, सुबह उन्होंने निकोलस को बुलवाया। निकोलस के मन में यह था कि शायद आज ही उसको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, लेकिन वे ये नहीं जानता था कि क्या होने वाला है।
लुइस फोर्टिन ने उसको दरबार में बुलाया और फाइनेंशियल घपलों में उसे फंसाकर जेल में कैद करवा दिया। निकोलस फुकेट अपने जीवन के अगले 20 वर्ष तक कैद में ही रहे। तो हमेशा याद रखिए कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। फिर मिलेंगे।